हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपसे वादा किया था कि आपका टिफर एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो उसी सीरीज़ में आज से मैंने स्टार्ट कर दिया। अब आपको रोज़ाना इसी समय आपको एक वीडियो मिलेगा। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, दो दो वीडियो चाहिए, तो आपको सबसे पहले मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना होगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हम आपको दो दो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अगर आप चाहते हो तो, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो तो हम आपको एक एक वीडियो ही प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे ही आपका टिफर्स ख़त्म होगा उसके बाद हम गेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, हम यहाँ पे जनरल सेक्शन को शुरू करने जा रहे हैं और इससे पहले भी मैंने सन 2022 से जनरल सेक्शन को शुरू किया था, मतलब ख़त्म किया था पूरा। और आज हम 2021 के जनरल टिफर 2021 के पेपर को डिस्कस करेंगे बायोलॉजी पार्ट में। और इसके बाद हम 20 के बायोलॉजी हम क्यों नहीं कर रहे हैं हम आपको बता दें। आपका बायोलॉजी मजबूत होता है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपको बायोलॉजी आता होगा। दूसरा, अगर आपको नहीं आता है बायोलॉजी तो आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल से आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है हम आपको बता दें। हमारे चैनल पे बायोलॉजी में आपको इवोल्यूशन के मॉर्निंग डोज नाम से वीडियोस उपलब्ध हैं, जिसमें मैंने एवोल्यूशन के वीडियो दिए जा रहे हैं। और मैंने खुद इकोलॉजी के कुछ वीडियोस रिलीज किए हैं, 2 3 या 4। इसके भी वीडियोस जो है आपको लगभग 10 वीडियो मिल जाएंगे टिफर एग्जाम से पहले। और दूसरा, मॉडर्न बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो इवनिंग डोज नाम से हम रिलीज करने वाले हैं। तीसरा, हमने हैदराबाद यूनिवर्सिटी 2021 और एक पार्ट 2020 का डिस्कस किया था। इसमें बायोलॉजी के मैंने बहुत से कंसेप्ट डिस्कस किए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके जा सकते हैं वहाँ पे, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाइए। अगर आपको टिफर से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और 24 आवर में अगर आप इस पे 1000 व्यूज़ कर देते हैं तो हम आपको टिफर के दो दो वीडियो प्रोवाइड करेंगे पर डे। लेकिन अभी हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे क्योंकि आपका रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं आया था सन 2022 वाले पे। चलिए, कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जिनको इस वीडियो चाहिए थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। क्योंकि अभी तो मैं बिजी था, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा बट आपका रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो हम आपको क्या बताएं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंगलोर लेटीट्यूड इज रफली 10 डिग्री N at noon on one day, during which month would be a vertical object cast no shadow। देखिए, यहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, कंसेप्ट। और ये चीज़ें कंसेप्ट यहाँ पे तो चलो आपको याद होता तो आप बता देते, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप बता तो नहीं सकते हो, बट इससे आप इंटरव्यू के लिए कुछ कंसेप्ट क्लियर कीजिए। फर्स्ट यहाँ पे है कि जब नो शैडो होता है, नो शैडो होता है तो इसे हम क्या कहते हैं। जब नो शैडो होता है तो इसे हम जीरो शैडो डे कहते हैं। अब इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि शैडो का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम यहाँ पे यह एक ऑब्जेक्ट बनाएं, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम ये कहे कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के ऊपर सनलाइट पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये सन है और ये सन है और इसकी लाइट यहाँ पे पड़ रही है, और जब सन की लाइट पड़ती है तो क्या हो रहा, ये ऑब्जेक्ट सन की लाइट को इंटरप्ट कर रहा है,
तो क्या होगा कि सन की लाइट जो यहाँ से और यहाँ से रिलीज होगी वो इस पूरे ऑब्जेक्ट की एक शैडो यहाँ पे बना देगी। जो ये बना हमारा शैडो। अब समझिए, जब ये सनलाइट इधर मूव मतलब सन इधर मूव करेगा तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जब सन का लोकेशन यहाँ पे होगा, और जब सन का लोकेशन यहाँ पे होगा तब शैडो का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये जो है हमारा, जब सन का डायरेक्ट हमारा क्या है 90 डिग्री पे, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है सनलाइट का और ऑब्जेक्ट के बीच का। तो जब 90 डिग्री के एंगल पे सनलाइट हम डाल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का कोई भी शैडो नहीं बन रहा है, और इसे हम बोलते हैं जीरो शैडो डे। अब समझिए यहीं पे एक चीज, जीरो शैडो डे जो है, ये जो मैंने लिखा ये 90 डिग्री पे पड़ना चाहिए, बट क्या है हमारा अर्थ जो है वो हमारा 23.5 डिग्री टिल्ट है। मतलब 90 डिग्री पे होना चाहिए बट ओरिजिनल में 90 डिग्री पे नहीं हो सकता। 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए सनलाइट का ऑब्जेक्ट पे पड़ने के लिए, बट अर्थ का कंडीशन क्या है कि अर्थ जो है 23.15 डिग्री टिल्ट है। मतलब यहाँ पे चीज है कि जो 90 डिग्री का एंगल बनना है सन के ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो वेरीज करेगा अकॉर्डिंग टू सीजन और अकॉर्डिंग टू प्लेस। मतलब जीरो शैडो डे कहाँ पे कैसा होगा ये डिपेंड करेगा उस प्लेस का कितना लेटीट्यूड है, वो प्लेस कितना टिल्ट है, और उस पे किस समय 90 डिग्री का लाइट या प्रकाश पड़ रहा है। इस बात पे डिपेंड करेगा शैडो का फॉर्मेशन। नॉर्मल कंडीशन में 23.15 डिग्री टिल्ट होने के कारण 22 दिसंबर है, इस दिन नॉन शैडो डे होता है। वो भी कितना बजे 12.17 12:17 पे नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बता रखा है कि 13 डिग्री का एल्टीट्यूड है। ये अब आपको याद होना चाहिए कि 13 डिग्री का एल्टीट्यूड में 25 अप्रैल को 12:17 पे 9 शैडो होता है, जीरो शैडो होता है। यहाँ पे शैडो नहीं बनता है। चूंकि 13 डिग्री जो है ये क्या है बेंगलोर का है, तो इसका आंसर क्या होगा अप्रैल और अगस्त। तो अगर आपको इतना देखिए, अब ये कि आप कहोगे तो याद होना चाहिए था सर, हाँ ठीक है ये याद होना चाहिए था, लेकिन अब आपने क्या सीखा यहाँ पे आज कि जीरो शैडो डे क्या होता है, शैडो कैसे बनता है, कितना डिग्री का एंगल होना चाहिए, पृथ्वी कितनी टिल्ट है और बेंगलोर कितना टिल्ट है। वो सारे सिटीज जो कि 13 डिग्री एल्टीट्यूड पे लेटीट्यूड पे टिल्ट है, वो क्या है जिसका लेटीट्यूड 13 डिग्री है, उस सब में 25 अप्रैल को हमारा 9 शैडो डे होता है। तो अप्रैल और अगस्त में शैडो नहीं बनता है किसी ऑब्जेक्ट का एक दिन, ठीक है। कब नहीं बनता 17.15 पे। अब देखिए इसी में एक चीज, ये चीज जो पूछा कहाँ से गया था, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया 25 अप्रैल 2022 का जो पेपर था उसमें लिखा हुआ था। तो 25 अप्रैल सन 2020 के पेपर में ये लिखा होगा, न्यूज़ में आया था इसलिए ये पूछा गया था। तो जनरल का क्वेश्चंस जो होता है ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपने एक कैसे शैडो बनता है उसकी बात कर लें। ये क्वेश्चन तो हैदराबाद में भी था, हैदराबाद में कुछ घुमा के पूछा गया था, वहाँ पे वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पे मैंने वैक्सीन को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तभी तो हम आपको बोल रहे हैं कि आप पता नहीं क्यों टाइम पास कर रहे हैं, आप कोई भी वीडियो देखिए, आपको लिए सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी पीएचडी एग्जाम को टारगेट करते हो, क्योंकि हर जगह कंसेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, कंसेप्ट रिपीट होते हैं, और हम आपको कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं पढ़ा रहे। देखिए अगला इसमें क्या है, कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक ने बनाया था कोविड-19 के अगेंस्ट। तो इसमें से कौन सा
वैक्सीन, किस टाइप का वैक्सीन था ये हमें बताना है। देखिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम से दो वैक्सीन बनाई गई थी। कोविशील्ड जो था वो क्या था, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन था, लेकिन कोवैक्सीन जो था वो क्या था, हमारा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन था। तो इनएक्टिवेटेड सार्स कोविड वायरस जो है वो एज अ कोवैक्सीन में यूज की गई थी। ठीक है, और कोविशील्ड में क्या था, उसमें आप हमें कमेंट करके बताइए कि उसमें किस चीज को कोड करने वाले जीन से रिकॉम्बिनेंट किया गया था। ये आप हमें कोड करके, मतलब ये हमें आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको वैक्सीन और कोविड दोनों पता लगाना है तो आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस एग्जाम है उसमें सारे क्वेश्चन देखिए। आप वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो तो उसके लिए। लेकिन आप देखिए आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रेजेंट टाइम के कंडीशंस के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो इस समय आपका इवोल्यूशन में जो नोबेल प्राइज मिला है उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए उसको थोड़ा रिवाइज करके जाइएगा आप। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि देयर इज एन अनाइंग डिले इन द वॉइस ऑफ जूम कॉल, दिस इज बिकॉज। देखिए, ये आप ऐसे भी बता सकते थे, लेकिन चलिए हम इसके बारे में आपको दो इन्फॉर्मेशन दे दें। जो हमारा टेक्नोलॉजी है प्रेजेंट टाइम में, उसमें क्या होता है कि टू पाथ होता है, एक पाथ इनपुट का होता है और एक पाथ आउटपुट का होता है। अगर इनपुट और आउटपुट दोनों पाथ सेम हो, क्या हमने, अगर इनपुट और आउटपुट दोनों पाथ सेम है तो कंप्यूटर के कंडीशन क्या होगा, कंप्यूटर स्लो होगा, स्लो प्रोसेसिंग करेगा। अगर दोनों सेम है तो, अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो सही प्रोसेसिंग करेगा। जूम जो है आपका जूम कॉल में क्या होता है, जूम कॉल जो है इस कॉल पे बहुत सारे मल्टीपल जो नेटवर्क है वो एक साथ होता है। मतलब क्या है कि मल्टीपल नेटवर्क एक साथ होता है और मल्टीपल नेटवर्क के साथ मल्टीपल डिवाइस भी कनेक्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस और मल्टीपल नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो भी सेम पाथ में, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉइस में डिले हो सकता है, प्रोसेसिंग स्लो होगी, वॉइस डिले होगा। तो यहाँ पे क्या है कि दो टर्म यूज किया जाता है, एक होता है हमारा रूटर्स और दूसरा है स्विचेस। रूटर्स क्या होता है, रूटर्स जो होता है वो हमारा कनेक्ट होता है, रूटर्स कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क। तो मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करता है हमारा रूटर्स। यहीं पे स्विचेस जो होता है वो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करता है, मल्टीपल डिवाइस इन तो स्विचेस क्या हमारा मल्टीपल डिवाइस है और रोटर क्या है, कनेक्टेड है। ये दोनों एक साथ, जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा, इनपुट आउटपुट एक साथ है तो स्लो होगा, तो ये दोनों जो होता है वो एक साथ जब भी ऐड होगा तो सिग्नल को डिले करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्यूटर स्लो हो रहा था, यहाँ पे सिग्नल डिले करेगा। सिग्नल क्या था, वॉइस कॉल था यहाँ पे, तो वॉइस कॉल को क्या होगा, डिले कर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्विचेस एंड द रूटर्स along the network add the delay to the signal। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लॉजिकल्स होते हैं, आपको लॉजिक पे ध्यान देना है। इंटरव्यू में भी लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अपने लॉजिक को इंक्रीज कीजिए, ना कि रेटाफिकेशन को। और लॉजिक को इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना होगा, इंसानियस प्रोबेबिलिटी को फॉलो करना होगा। तो आप इसे फॉलो कर लीजिए, जितना जल्दी आप फॉलो करोगे उतना ही आपको आपके कंसेप्ट मजबूत होंगे। और हम आपको बता दें कि हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, चाहे हम जितना भी बिजी हो जाएं, एक दो वीडियो ही देंगे लेकिन देंगे। यहाँ पे देखिए क्या हमारा 2 बॉल है, एक है आपका रेड। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसलिए हमने आपको पहले ही कहा था कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाओगे पेपर में। दूसरा आपका ब्लू बॉल है, टोटल आपका यहाँ पे 6 बॉल है। अगर हम आपसे कहें रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 2/6 होगा, मीन्स 1/3 होगा।
और यहीं पे ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4/6 होगा। मतलब 4/6 होने का क्या मतलब है, 2/3 होगा। ठीक है, अब देखिए कंडीशंस यहाँ पे कुछ हटके हैं। कंडीशंस क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 रेड और 1 बॉल। 1 रेड है एंड 1 ब्लू है। अब यहीं पे कंडीशन बदल गया है। कंडीशन क्या बदल गया है, ये दो पॉसिबिलिटी है, एक ये हो सकता है, फर्स्ट केस ये होगा, और सेकंड केस में क्या होगा कि 1 ब्लू आएगा पहले एंड 1 रेड। अब यहाँ पे समझना है कि सर ये जब हम अपोजिट कर रहे थे इसमें क्या ही फर्क पड़ सकता है। फर्क पड़ता है, देखो कैसे। 1 रेड है, जब एक रेड बॉल के लिए बात करोगे तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास है 1/3, लेकिन एंड है इसलिए हम यहाँ पे क्या होगा, एंड है तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जब एक बॉल को निकाल लिया, टोटल बॉल कितने थे, 6 थे, लेकिन अब जो है इसमें से एक बॉल को तुमने निकाल लिया है, तो अब टोटल कितने बचे, 5 बचे। तो इसलिए ब्लू के लिए कितना अब टोटल बॉल कितना हो सकता है, टोटल जो आपका आउटकम्स हो कितने हो सकते हैं, सिर्फ 5 ही हो सकते हैं ना। तो इसलिए 1 ब्लू के लिए आपका अब कितना हो जाएगा, 4/5। 4/5, तो ये क्या होगा आपका 4/15 ये होगा। सेम अगर आप ब्लू बॉल को निकालते हो टोटल में से, तो अब ब्लू बॉल को अगर पहले निकालते हो, तो अगर तुम पहले ब्लू बॉल निकाल रहे हो तो यहाँ पे ब्लू के लिए टोटल 4/6 अब अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन अगर तुम रेड की बात कर रहे हो तो अब एक ब्लू बॉल को निकाल चुके हो, तो रेड के लिए टोटल आउटपुट कितना होगा, सिर्फ 5 होगा। तो इसलिए अब रेड के लिए यहाँ पे क्या होगा, 2/5, 3, तो हो जाएगा 4/15। ठीक है, अब ये क्या है कि प्रोबेबिलिटी इन ड्राइंग 1 बॉल एंड 1, तो ये दो पॉसिबिलिटी है। तो टोटल जो फाइनल हमारा रिक्वायर्ड है प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो, तो ऐड करके देखेंगे तो क्या होगा, 4/15 प्लस 4/15, टोटल क्या होगा 8/15। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 8/15। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इसी चैनल के कमेंट में जाके कमेंट कीजिए। देखिए आप इनकरेज नहीं कर रहे हो, रियल बात है। अगर आप इनकरेज करोगे तो आपको और मज़ा आएगा, इस चैनल पे और अच्छे से वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दे रखा, स्क्रू गैस गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। मेन स्केल रीडिंग 0 दे रखा है और डिवीजन जो दे रखा है 52 दे रखा है। पर यहाँ पे दे रखा है कि जब 100 डिवीजन की बात हो रही, ये बहुत आसान है वैसे। जब 100 डिवीजन की बात हो रही तो वो 1 mm है। तो अगर हम आपसे कहे कि 1 डिवीजन की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना mm होगा, जब 1 डिवीजन की बात करेंगे तो 1/100 mm होगा। तो उसी तरह हमने कहा कि 52 डिवीजन की बात कर लो, तो 52 डिवीजन की बात करेंगे तो कितना mm होगा, 52/100 मीन्स 0.52 mm। पर आंसर में देखिए क्या है, हमारा सेंटीमीटर दे रखा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 10 जो है आपको, अब यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि 10 mm जो है वो 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 mm में क्या होगा, हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट जो अभी हम कर रहे हैं वो हम उन स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है,
जो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, उनके लिए हम ये वाला स्टेप्स कर रहे हैं। तो 0.52 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज आर नोन टू बी प्रिवेलेंट इन द फुट हिल ऑफ माउंटेन इन अफ्रीका। यहीं पे समझिए, अफ्रीका के फुट हिल में जो है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। रीजन क्या है? क्योंकि जो फुट हिल का रीजन है वहाँ पे गर्म एनवायरमेंट है, गर्म एनवायरमेंट है, तो गर्म एनवायरमेंट में क्या होता है, मॉस्किटो ऑप्टिमम होता है। ऑप्टिमम उनके लिए वो एनवायरमेंट होता है जिससे क्या होता है, मॉस्किटो अपना जो नंबर है इंक्रीज करता है, और उससे क्या होगा, हमारा मॉस्किटो बॉर्न डिजीज ज़्यादा होगा। लेकिन आगे क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ समय पहले देखा गया कि जो हायर माउंटेन है वहां पे भी डिजीज ज़्यादा हो रहा, इंक्रीज हो रहा। क्यों हो रहा? देखिए, कंडीशन क्या है, जमीन पे जब हिल रीजन की बात हो रही, फुट हिल की बात हो रही, फुट हिल पे कंडीशन क्या है, गर्मी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कर रहे हैं, हम लोग इन्वायरमेंट को पर डे चेंज कर रहे हैं। जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा तो उससे क्या हो रहा, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा तो उससे क्या हो रहा, माउंटेन रीजन जो है वहां पे भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मॉस्किटो क्या करेंगे, अपना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। मॉस्किटो अपना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो डिजीज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इज द मेजर फैक्टर। तो ग्लोबल वार्मिंग एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे, ग्लोबल वार्मिंग। द एल्टीट्यूडनल रेंज ऑफ द मॉस्किटो हैज एक्सपेंडेड ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। एल्टीट्यूडनल रेंज का मतलब वही है, मॉस्किटो अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर लेगा। पहले यहाँ पे फुटिल में था, लेकिन अब धीरे धीरे जब टेम्परेचर टॉप पे भी कम होने लगा तो मॉस्किटो यहाँ से वहां भी जाने लगा है। ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपके दिमाग पे डिपेंड थी। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। जूनोटिक डिजीज की बात हो रहा है। जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती है जो कि स्प्रेड होती है एनिमल में। कैसे स्प्रेड होती है, एनिमल में या पीपल में। एनिमल और पीपल के बीच में, इंसान में अगर किसी एनिमल के थ्रू आ रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म के थ्रू आ रहा, कोई उसको वेक्टर ला रहा, तो उसे हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं। अब कोविड-19 की बात करोगे तो इसमें बैट या पेंगुलिन दोनों में से कोई था। डेंगू फीवर की बात करोगे, डेंगू फीवर में क्या होता है आपका, कौन लेके आता है स्प्रेड करने के लिए? अगर आपने नहीं देखा है तो आपको क्या करना होगा, इसी चैनल पे संडे वाले में, जागरूक जनता वाले में डेंगू के ऊपर एक पूरे के पूरे वीडियो बना हुआ है, तो उसमें जाके देखिए। डेंगू फीवर, उसमें उसमें ये भी बताया गया कि मॉस्किटो को हम पहचानेंगे कैसे, डेंगू फीवर वाला। चलिए कमेंट करके हमें बताइए कि डेंगू फीवर कौन स्प्रेड करता है। साथ में आप लेप्रोसे भी हमें बताएंगे कि कौन सा एनिमल स्प्रेड करता है। मिजल्स जो है यह एक वायरल इन्फेक्टेड डिजीज है, इसलिए इसमें जो है जोनेटिक नहीं होता है, ठीक है। ये वायरल इन्फेक्टेड डिजीज है सीधे के सीधे, मिजल्स। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे पूछा था नॉट अ जोनेटिक डिजीज। बाकी कोविड-19 जो होता है ये भी जोनेटिक है, जूनोटिक है। डेंगू फीवर भी जोनेटिक है, और लेप्रोसी भी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके तुरंत देखिए, जोनेटिक डिजीज उसे डेंगू के ऊपर है। हमने आपको इतना वीडियोस दे रखे हैं कि आपका जनरल में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी बायोलॉजी की, लेकिन आप देखते नहीं हो, आप शेयर ही नहीं करते हो चैनल को। आप इसको शेयर तो करो, शेयर करो। आप 1 महीना तक इस चैनल पे बने रहो, अगर आप में अंदर कोई भी बदलाव ना आए, आपको बायोलॉजी में कोई भी चेंजेस ना दिखे, तो आप अनसब्सक्राइब कर देना। 1 महीना तक तो रुको, सिर्फ 1 महीना रुको, फिर देखो आपके अंदर क्या चेंज होगा। अगर हैदराबाद यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्जाम टारगेट अगर किसी इंसान ने किया होगा, अगर मेरे वीडियो देखा होगा, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि उस स्टूडेंट का सिलेक्शन इस बार कन्फर्म है। और अगर वो इसी चैनल पे बना रहता है और हमें बताए कि मैंने अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, तो मैं उसे गाइड करूँगा कि इंटरव्यू कैसे निकालते हैं। इंटरव्यू निकालने की भी गारंटी मैं देता हूँ, निकल जाएगी इंटरव्यू, इसकी भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलिए देखो अगला क्वेश्चन है, अ हेरिटेबल डिजीज इन द वुमेन स्टार्ट एक्सप्रेसिंग और 45 ईयर ऑफ एज एंड लीड्स टू द फैटेलिटी more often than not. Which of the following statement is the correct prediction regarding the occurrence of the disease? देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में ना बहुत सिंपल सा बात हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन यूज़ किया गया। आप हमेशा ध्यान देना, नेचुरल सिलेक्शन अगर किसी डिजीज़ के लिए है तो डिजीज़ को हटा देगा ना, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है,
जो उस इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल होता है उसे सिलेक्ट कर लेता है, और डिजीज का होना किसी इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल होना नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर वही होगा जहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन नहीं लिखा हुआ। तो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन विल हैव अ निग्लिजिबल रोल, मतलब नेचुरल सिलेक्शन का कोई योगदान नहीं हो रहा है इसके सिलेक्शन में, इसके एक्सप्रेशन में। अगर नेचुरल सिलेक्शन का होता तो ये एक्सप्रेस ही नहीं होता, ना 45 में होता ना बचपन में होता। बचपन में होता मर जाता है एनिमल, बचता ही नहीं। तो इसलिए नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे तो इंटरव्यू में पूछा ही जाता। अगर ये क्वेश्चन के कंसेप्ट आपने समझ लिया तो आप इंटरव्यू का आधा इंटरव्यू आपका कंफर्म है, उसमें तो कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे बोला कि BCG जो है एक वैक्सीन है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए है, ठीक है। अब देखिए कि एक पेपर बताया गया जिसमें बोला गया कि BCG जो है कोविड-19 के प्रति भी सही है। तो BCG जो है 50 अडल्ट में रखा गया एक विलेज में। एक मंथ लेटर पता चला कि वहाँ पे जो नो वन इंजेक्टेड विद द BCG वाज सिक विद कोविड-19। वो इंसान जिसमें BCG का टीका नहीं लगा था वो कोविड-19 से पाया गया। इवन थॉट इन्फेक्शन वर रिकॉर्डेड इन नेबरिंग विलेज, बगल वाले विलेज में भी देखा गया। पर ये चीज़ें जितनी भी स्टडी रही, इस स्टडी को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो तो उसमें एक चीज होता है, वो होता है कंट्रोल। यहाँ पे आपको कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि कंट्रोल क्या है। तो यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ कंट्रोल पाया गया है, जिस कारण से इस स्टडी को रिजेक्ट किया गया। तो इसमें क्या है कि कंट्रोल ना होने के कारण इस स्टडी को रिजेक्ट किया गया। तो आंसर नंबर डी है। करंट स्टडी डिजाइन डज नॉट सपोर्ट देयर क्लेम देयर इज नो कंट्रोल ग्रुप, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप ही नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, कभी भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करते हो वहां पे आप कंट्रोल ग्रुप के ऊपर ध्यान दोगे। ये मैं इसलिए यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि कंट्रोल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर जो होता है इंटरव्यू में भी ये पूछ लेता है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देते रहना। क्योंकि अभी मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, वो उस चीज़ से रिलेटेड है कि आप इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हो। यहाँ पे देखिए क्या है, अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है। हमने अज्यूम कर लिया कि सॉरी अर्थमेटिक मीन x है। ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है। ज्योमेट्रिक मीन जो है यहाँ पे क्या दे रखा, द इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। मतलब अगर हम ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर, अगर मैंने यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन y मान लिया तो y का स्क्वायर जो है वो अर्थमेटिक मीन के बराबर है, x के बराबर है। तो हमें बताना है हार्मोनिक मीन। यहाँ पे दो चीज़ आप याद रखना। पहली चीज़ तो ये कि रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इनटू जियोमेट्रिक मीन, ये आपका होता है रिलेशन कि हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन का प्रोडक्ट जो होता है वो स्क्वायर ऑफ द जियोमेट्रिक मीन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कहा है कि x अगर हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन है, तो हार्मोनिक मीन हमें पता लगाना है। और यहाँ पे मैंने बताया है कि y जो है वो है आपका, ठीक है। तो y मैंने मान लिया है कि ज्योमेट्रिक मीन है, तो y स्क्वायर आपका क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर। पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि y स्क्वायर जो है वो किसके बराबर, अर्थमेटिक मीन के। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अर्थमेटिक y स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, x लिख दोगे। तो अब यहाँ से आप HM निकालोगे तो क्या होगा आपका x बाई एक्स, x कट जाएगा, आपका 1 हुआ। तो अर्थ में हार्मोनिक मीन हो गया आपका 1। करेक्ट आंसर इसका क्या है, 1 है। इसके अलावा हमने कहा कि आपको दो चीज़ें याद रखनी है। आप हमेशा याद रखना कि किसी कहीं भी अगर कुछ दिया हो तो सबसे बड़ा क्या होगा आपका, अर्थमेटिक मीन होगा। अर्थमेटिक मीन सबसे ज़्यादा होगा, अर्थमेटिक मीन के बाद जो है आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा, और सबसे छोटा क्या होगा आपका, हार्मोनिक मीन होगा। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव, अगर इन फ्यूचर कोई इस तरह के क्वेश्चन पूछता है उसके लिए। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आप लॉजिकल सॉल्व करना पड़ेगा आपको।
यहाँ पे लिखा है कि 8 प्रोफेशनल जो हैं, 8 प्रोफेशनल 12 दिन में काम कर रहा है, और उसी तरह 12 ये जो है आपका 16 डेज में काम कर रहा। ठीक है, सेम हाउस को। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 16 प्रोफेशनल यूज किया गया। कितना यूज किया गया? 16 प्रोफेशनल किसी काम को स्टार्ट करने के लिए। मतलब एक किसी काम को, क्या यही जो एक घर है, इस घर को पेंट करने के लिए 16 प्रोफेशनल को रखा गया। अब यहीं पे आपको देखना है, दिमाग लगाना है, लॉजिकल बात। 8 प्रोफेशनल अगर 12 दिन में कर रहा, 8 प्रोफेशनल 12 दिन में कर रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? 16 प्रोफेशनल यूज किया ना। 16 प्रोफेशनल यूज करेंगे तो कितना होगा? 6 डेज में खत्म हो जाएगा काम। टोटल काम ही 6 दिन में खत्म होगा। तो जब 16 प्रोफेशनल से अगर हम पूरा काम कराते हैं तो वो 6 दिन में खत्म कर देता। पर हमने कहा कि इस 16 प्रोफेशनल से हम पूरा काम ना करा के सिर्फ 3 दिन ही काम कराए हैं, तो हमने कहा कि पूरा काम, एक काम 6 दिन में खत्म करता है, बट तो 3 दिन में कितना काम कर पाएगा? वो आधा कर पाएगा। तो बचा कितना हमारा? आधा काम बच गया। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया कि इस 16 में से 10 प्रोफेशनल को हटा दिया। जब 10 को हटा दिया तो टोटल हमारे बचे प्रोफेशनल कितने? 6। और इस 10 की जगह मैंने जो 4 एम्ब्रेचर्स है उसको रखा। अब यहीं पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या लगाना है? देखो, 16 दिन में जो है वो आपका 8 प्रोफेशनल काम करता है। तो अगर हम एक प्रोफेशनल की बात करें तो वो कितने दिन लगाएगा इस काम को करने में? तो एक प्रोफेशनल इस काम को करने में 96 डेज लगाएगा। उसी तरह एक आर्मेचर्स 16 × 12 = 192 डेज लगाएगा। अगर हम इन दोनों की बात करें 96 डेज और 192 डेज में, तो आपको पता चलेगा यह 1:2 का रेशियो है। मतलब जो एक प्रोफेशनल है वो 2 आर्मेचर के बराबर है। एक प्रोफेशनल 2 आर्मेचर के बराबर है। मतलब क्या कह सकते हैं कि 2 आर्मेचर एक प्रोफेशनल के बराबर है। तो अगर 2 एक प्रोफेशनल के बराबर है तो 4 कितने के बराबर होगा? 2 के। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, टोटल हमारे पास 6 प्रोफेशनल थे और 4 जो हमने ये लाए हैं बाद में, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्रोफेशनल और, तो टोटल हो गए 8 प्रोफेशनल। अब देखिए, जो हमने 3 दिन आधा काम बचा हुआ था उसके लिए मेरे पास 8 ही प्रोफेशनल है, और 8 प्रोफेशनल एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। तो एक काम को 8 प्रोफेशनल 12 दिन में कर रहा है, तो आधा काम को 8 प्रोफेशनल कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। वहीं पे लिखा है नाउ हाउ मेनी डेज विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग पेंटिंग कितना था? आधा था। कितना दिन में लगाया? 6 दिन में लगाया। ये मैंने बहुत आराम से आपको इसलिए डिस्कस किया, आप इसे 2x पे करके देख सकते हो, लेकिन हम ये कहेंगे कि फर्स्ट बार में आप आराम से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि फर्स्ट बार बहुत चीज़ें आप छोड़ दोगे। आपको लगता है ये तो बहुत आसान है, लेकिन रियल में क्या है कि आसान तो है, पर इसको समझना थोड़ा बहुत जरूरी है। अगर आप समझते नहीं हो तो आपको दिक्कत है। परम्यूटेशन की बात हो रही है। यहाँ पे एक टर्म दे रखा है बाइक। इसमें टोटल कितने हैं? 4 हैं। तो मतलब 4 फैक्टोरियल 4 इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं।
टोटल 24 जो है कम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पे, टोटल 24 पॉसिबल कम्बिनेशन हैं। अब अगर हम बी को क्या करें हम स्टैटिक मान लें और बाकी को बदलना हम शुरू करें, तो बचे कितना है 3। बी को स्टैटिक मानने के बाद हमारे पास कितने बचे हैं, बी को अगर हम स्टैटिक मानते हैं तो आपके बचे हुए जो लेटर है वो 3 है, तो इस तरह आपका क्या होगा 3 2 1 मतलब 6। उसी तरह बी के बाद जो आपका है, बी के बाद है जो मैंने क्या कहा, बी के बाद मैंने यूज किया है वो है ई, क्योंकि हम क्या करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करेंगे। तो ई के अगर हम करें तो ई भी आपका 3 दिखाएगा, क्योंकि ई के बाद भी आपका 3 बचा, 1 2 3, तो ये भी आपका दिखाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 6। अभी यहाँ तक टोटल कितने हो चुके हैं, टोटल 24 हो चुके हैं। अब आपका बचता है आई। अब बी ई के बाद जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो तो आई ही है, मतलब 12 के बाद वाला होगा, मतलब 9 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, बचा 13 और 15। अब बी के बाद, बी को आपको स्टैटिक रखना है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है कि बी पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद ही कोई आएगा, और 12 तक तो आ नहीं सकता, तो 12 के बाद 13 नंबर ऐसा डिजिट होगा, ऐसा पोजीशन होगा जहां पे बी आई बी आएगा पहले, उसके बाद ई के आएगा, ठीक है। तो 13 पोजीशन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों करेक्ट होगा वो मैंने आपको बताया। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। आपको थोड़ा लॉजिक यहाँ पे लगाना है, आपको कंसेप्ट से ज़्यादा लॉजिक्स लगाने हैं। आप टिफर में लॉजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, या किसी भी इंटरव्यू में भी आपको लॉजिक्स लगाने होते हैं। आप रट के आओगे तो आपका नहीं हो पाएगा। जैसे ये भी क्वेश्चन लॉजिक पे, इसको आप अगर इसके न्यूमेरिकल से सोल्व करना चाहोगे तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे दे रखा कि 10-10 सेंटीमीटर का जो आपका एक स्क्वायर है, हमें ये वाला जो होता है एरिया कट करना है, ये वाला एरिया कट करना है चारों जगह से। तो कितना हम मिनिमम कट करें जिससे कि मैक्सिमम वैल्यू हमें पता चले, इसको जो बचा हुआ एरिया उसमें। अगर हम अब ए की वैल्यू यहाँ पे 5 लेते हैं जो कि यहाँ पे दे रखा, तो 5 अगर कट करते हैं तो यहीं से कट हो जाएगा, तो कभी भी हमारा ये बॉक्स बनेगा ही नहीं। अगर 5 ही कट कर दोगे तो कभी बॉक्स नहीं बनेगा। उसी तरह 4 कट कर दोगे तब भी नहीं बनेगा बॉक्स। लेकिन अगर हम 3/5 करते हैं तो यहाँ पे आपका 0.6 आएगा। तो 0.6 अगर हम हटाते हैं तो ये भी एक कोई परफेक्ट नहीं बनेगा। आपका बचेगा क्या 5/3। 5/3 से मतलब क्या है कि यहाँ तक आपका ये 5 है, 5 सेंटीमीटर, और इसको फिर से 3 भागों में बांट दीजिए, बचा हुआ 1 भाग आप निकाल सकते हैं। इसका 1 भाग आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, और अगर आप इसको रिमूव करोगे तो ये आपका जो आएगा 5.3 वाला जो आपका कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा, ये आपका 1.67 के लगभग आएगा। 1.67 आप रिमूव कीजिए, 1.67 यहाँ से, 1.67 यहाँ से, 2.3 कुछ 3 निकल जाएगा, 10 में से 7 बचेगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। आपको मैक्सिमम वैल्यू ध्यान देना था। बाकी देखिए बड़े क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो क्योंकि टिफर का कटअप ज़्यादा नहीं जाता है। 27-28 पे आपका टिफर जो है शॉर्ट लिस्ट कर लेता है, तो आप छोड़ सकते हो बड़े क्वेश्चन को। तो इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे यहाँ पे बोल रहा कि ए जो है वो ट्रुथ बोलता है, तो ए जो है वो ट्रुथ बोल रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो भी ट्रुथ बोलने की कितनी है, 75% है। 75 को अगर हम उसमें फ्रैक्शन में बदले तो क्या आएगा आपका 3/4% आएगा। उसी तरह बी की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हम बी बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा क्या है 20% है। इसको अगर हम 20% को बदलेंगे तो 20% क्या होगा आपका 4/5 होगा। तो अब यहाँ पे हम ये कहे कि ए की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
तो ए की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 1-3/4। इतना वो सच बोलता है तो जितना बच गया उतना वो झूठ बोल रहा है, तो 1/4 जो है ए की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है। उसी तरह बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये इतना झूठ बोल रहा था, जितना बच गया उतना तुम्हारा क्या है, ये सच बोल रहा, तो 1/5 ये सच बोल रहा। हमें बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द केस आर लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर। कंट्राडिक्ट ईच अदर का मतलब क्या है कि हम ये कहे कि ये सच बोले, यही हम कर रहे हैं ना, ये सच बोले। अगर ये सच बोले तो हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा बी है वो झूठ बोले। एक कंडीशन ये है फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या है, हम सेकंड केस में कह रहे हैं कि ए जो है वो झूठ बोल रहा हो, तो बी जो है वो क्या कर रहा, सच बोल रहा हो। देख लो, फर्स्ट हमने कहा कि ये सच बोल रहा है, तो ये हो गया 3/4, और बी झूठ बोल रहा। अगर ए सच बोल रहा तो हमने कहा कि बी झूठ बोल रहा, तो कंट्राडिक्ट होना चाहिए 1/5 ये। अच्छा, ये भी आपका ये रहेगा, बार इसमें चला जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 3/20। सेम इसी तरह दूसरा केस में हमने कहा कि ए झूठ बोल रहा, तो बी सच बोल रहा 4/5, तो 4/20। अब केस फर्स्ट प्लस सेकेंड केस ऐड कीजिए, 3/20 प्लस 4/20, 7/20 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 20-25-100, 7-25-35%। आंसर आपका होगा 35%। ओके, ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आपको इसको डायरेक्ट आपको बताते हैं लॉजिक के साथ। यहाँ पे आपको ये बताना है टोटल मास हमें बताना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल मास। टोटल मास जो है आप यहाँ पे लिखोगे 6.4 इंटू 10⁹ बेस पेयर, क्योंकि इतना बेस पेयर पाया गया है। टोटल 660 डाल्टन को हम लिख सकते हैं ग्राम पर मोल में, और फिर अवोगाद्रो संख्या जो है, अवोगाद्रो नंबर जो है, उससे हम डिवाइड कर देंगे। 1.6 इंटू 10⁻23 क्यों करते भी बताते हैं हम आपको। ये जो आपका होगा ये होगा मोल पर बेस पेयर, बेस पेयर से बेस पेयर कटेगा, मोल से मोल कटेगा। जब इसको सोल्व करोगे तो आएगा 7.04 इंटू 10⁻12 ग्राम। अब 7 पिकोग्राम, तो करेक्ट आंसर इसका 7 पिकोग्राम है। मे भी आपको समझ में आएगा। जो क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आया उस क्वेश्चन के लिए आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए, वो क्वेश्चन हम आपके लिए दोबारा एक सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे। पर जो क्वेश्चन आपको समझ में अगर आया है, वीडियो अगर समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर 2022 का आपने नहीं देखा है तो आप कमेंट डिस्क्रिप्शन में जाके सन 2022 की वीडियोस देखिए जो मैंने बनाए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।